नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ गोल्ड के बारे में और फिजिकल गोल्ड के बारे में। यानी कि जो नॉर्मल हम ज्वेलरी शॉप से गोल्ड खरीदते हैं वो बात करेंगे, क्या वो ठीक रहता है खरीदना, या जो अभी आजकल चला आ रहा है, मतलब ये बहुत फेमस हो रहा है ईटीएफ गोल्ड। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर भी ओपन किया है, आप देख सकते हो। इन दोनों के बीच में मैं एक कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि आपको सस्ता गोल्ड कहाँ से पड़ेगा। मतलब जो अपना गोल्ड का ईटीएफ रहता है वो सस्ता है, यहाँ पे जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे हमको ज़्यादा बेनिफिट है। या जो हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं शॉप पे जाके, ज्वेलरी शॉप पे, वहाँ से हम सोना लेते, आंखों देखे, मतलब हम अपनी आंखों से देखते सोने को और फिर उसको वजन करते, उसको फील करते, वहाँ से जब बाय करते, वो बाय करना सही है। या जो ये ईटीएफ गोल्ड आज की डेट में बहुत फेमस हो रहा है, मतलब सबके जुबान पे आप सुनते रहोगे ईटीएफ गोल्ड, ईटीएफ गोल्ड, ठीक है। और दोनों के मैं आपको फायदे बताऊंगा, क्या है दोनों के फायदे घाटे जो भी है मैं आपको इसके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। और जो भी आपको इस ईटीएफ को लेके और फिजिकल गोल्ड को लेके जो भी मतलब आपके दिमाग में कंपेयर रहेगा कि कौन सा बेस्ट है, तो आपके दिमाग से वो सारी बातें निकल जाएगी, ठीक है। मतलब जो भी आपके सवाल रहेंगे उसका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20, ठीक है। पहले ईटीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल गोल्ड के बारे में तो ऑलरेडी सबको पता है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ने अपनी लाइफ में एक बार तो सोना जरूर खरीदा रहेगा, तो उसको सारी बातें पता रहेगी फिजिकल गोल्ड के बारे में। उसके ऊपर भी आएंगे, पहले हम ईटीएफ गोल्ड ही बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने निप्पॉन का इंडिया ईटीएफ गोल्ड लिया है। ईटीएफ मींस क्या? ईटीएफ मींस एक्सचेंज ट्रेड फंड बोल सकते हो। जैसा स्टॉक बाय और सेल करते हैं वैसे ही हम गोल्ड के ईटीएफ को भी बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये ईटीएफ ओपन करके रखा है। आपको बहुत सारे कंपनी के ईटीएफ देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप एचडीएफसी बैंक का भी ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो। फिर आईसीआईसीआई, जो ये देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। मैंने निप्पॉन क्यों लिया है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आईसीआई, अब आईसीआई यहाँ पे लिखोगे ना और गोल्ड ईटीएफ, तो आपको इसका मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक सेकेंड ना, आईसीआई, ये देखो आईसीआई का भी ईटीएफ है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बैंकों के, एचडीएफसी बैंक, जेरोदा का भी मिल जाएगा, ग्रो का भी मिल जाएगा, पर मैंने निप्पॉन सिलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पुराना मार्केट में लिस्टेड है। ये कभी लिस्टेड हुआ था आपको पता है? ये लिस्टेड हुआ था 2007 में। 2007 में लिस्टेड हुआ था, मतलब अराउंड 17-18 साल हो गए इसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए। एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट है, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको चूज़ किया। बाकी आप जितने भी ईटीएफ देखोगे ना, जैसे आईसीआई की मैं बात कर लेता हूँ, तो ये कभी लिस्ट हुआ था 2010 में हुआ था, ठीक है। तो ये उससे वो काफ़ी पुराना है। एचडीएफसी बैंक का अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। ये देखो, ये एचडीएफसी बैंक का ले तो ये जून 2023 में लिस्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, छोड़ो हम उसके ऊपर नहीं बात करेंगे, मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो सबसे पुराना है, इसके लिए मैंने इसको चूज़ किया। थोड़ा सेफ साइड फील भी होगा इसको देखने पर, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पुराना है और इसमें कुछ इशू भी नहीं होता है। क्योंकि जो ये ईटीएफ्स होते हैं ना, गोल्ड ईटीएफ, ये सेबी रेगुलेटेड रहते हैं। मतलब ये सारा सेबी के अंडर काम होता है, मतलब झोल झाल वाला काम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ईटीएफ होगा। अब बहुत लोगों को इसमें एक ये सवाल रहता है कि गोल्ड हमारा, सपोज एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक साल में सपोज हमारा गोल्ड डबल हो रहा है, तो क्या ईटीएफ भी डबल होगा गोल्ड का? जी हाँ। जब गोल्ड का प्राइस को ही ईटीएफ फॉलो करता है। अगर गोल्ड का प्राइस एक साल में 30% भाग रहा है, तो जो हमारा गोल्ड का ईटीएफ है, नॉर्मल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, जो हमारा नॉर्मल फिजिकल गोल्ड है, वो अगर साल में 30% भागता है, तो ईटीएफ गोल्ड भी साल में 30% भागेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि 1 ईयर में गोल्ड ने अराउंड 26% का रिटर्न दिया है, ठीक है। ईटीएफ गोल्ड ने एक साल में अराउंड कितना, 26% का रिटर्न दिया है। अगर आप फिजिकल गोल्ड का भी अगर निकाले तो वो अराउंड उसने भी 26-27% का रिटर्न दिया रहेगा। 1-2% का प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि देखो, ये जो निप्पॉन ईटीएफ गोल्ड है ना, ये कहाँ कहाँ पे हमारे पैसे इन्वेस्ट करता है? नंबर ऑफ 4 स्टॉक में नहीं करता है। मतलब 4 स्टॉक मीन्स ये एक लंदन बुलियन करके एक वो रहता है, मतलब वहाँ पे जो सोने का भाव तय होता है वहाँ पे भी इन्वेस्ट करता है, इंडिया में भी इन्वेस्ट करता है। तो प्राइस हल्का सा फ्लक्चुएट होता है। मतलब एक साल का अगर आप गोल्ड का रिटर्न निकालोगे तो आपको शायद 27% रिटर्न मिलता दिखाई दे, और इसमें 25, बहुत फ़र्क नहीं है, कुछ भी नहीं फ़र्क है, समझो। तो भी मैंने एक छोटी सी छोटी बात बता दी, पूरी बात क्लियर कर दी। मतलब
नहीं तो आप निकालोगे, बोलोगे 27% रिटर्न दे रहा है, ये तो 26 ही दे रहा है, 1% का फ़र्क है। तो उतना नहीं देखा जाता, ठीक है, उतना नहीं देखा जाता है। वो प्राइस बाद में ना ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, वो जो फ्लक्चुएट रहता है ना ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा भी मतलब फ़र्क नहीं है। अगर गोल्ड एक साल में 3 गुना होता है तो ETF भी हमारा 3 गुना होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। गोल्ड के प्राइस को गोल्ड ETF फॉलो करता है, इस बात को ध्यान देना। तो ऐसा कुछ नहीं है प्राइस को लेके, ये फर्स्ट थिंग क्लियर होगा। सेकंड, ETF गोल्ड में फ़ायदे क्या है, इसमें GST नहीं पे करना है। ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। ETF गोल्ड ETF में जो मैं अपने ओपन करके रखा है, इसमें GST नहीं पे करना है। अगर आपने 1 लाख रुपए का ये ETF खरीदा गोल्ड का, तो अराउंड 20-30 रुपए के चार्जेस लगते, ठीक है। इसके बाद भी एक और चार्जेस लगते, मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ, ठीक है। तो 1 लाख रुपए के अगर आपने ये ETF बाय किए तो आपको अराउंड मेरे ख्याल से 20-30-40 रुपए के चार्जेस देने पड़ेंगे, बाकी कुछ भी नहीं। डिलीवरी पोजीशन में आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। 1 लाख रुपए के अगर गोल्ड आ गए, मान लो कि आज की डेट में ये गोल्ड खरीद लिया आपने सपोज, ठीक है, आने वाले हफ्तों में गोल्ड 3% भागता है, तो आपका 1 लाख भी 3% के हिसाब से चलेगा, ठीक है। आने वाले समय में अगर गोल्ड 1 महीने में 5% भागता है, तो वो जो आपका 1 लाख रुपया रहेगा वो भी 5% की तरह से ग्रो होगा। मतलब जो ETF गोल्ड रहता है वो गोल्ड के प्राइस को फॉलो करता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये मैंने आपको एक चार्जेस बता दिए। इसमें आपको GST नहीं पे करना है, इसमें आपको मेकिंग चार्जेस नहीं पे करना है, इसमें आपको प्योरिटी का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हम सोना नहीं बाय कर रहे हैं, हम गोल्ड ETF बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये हम जो इसको पैसा पे करते हैं ना निप्पॉन इंडिया को, ये हमारी तरफ से सोना वगैरह लेके रखते हैं, वो लॉकर फॉकर जो भी टेंशन रहता है वो खुद पालते हैं, हमको नहीं पालना है, ठीक है। इसके लिए ETF गोल्ड ETF सबसे बेस्ट है, इस बात को ध्यान देना। क्यों? GST नहीं देना है, प्योरिटी का टेंशन नहीं, प्लस जो भी सोना रखने का झंझट रहता है वो हमें नहीं करना है। अब बाद में अगर हम सोना भी खरीदते तो हमारा आधा जान मतलब वो सोनार जो रहता है, जो ज्वेलरी शॉप वाला रहता है, उसके दिमाग पे रहता है कि इसने 22 कैरेट बोल के दिया तो वाकई में 22 कैरेट है कि नहीं। 21 कैरेट निकल गया तो सोना, उसके बाद हम वो सोने को कहीं और बेचने लेके जाएंगे तो भाव कम करके देता है। अगर हम उसी सोने को उसके पास बेचेंगे तो फिर वो भाव टू भाव लगाता है, ठीक है। पर अदर के पास भेजोगे तो वो तो बोले भाई मैं काट के लूँगा, ठीक है। तो ये सारे लफड़े रहते हैं एक फिजिकल गोल्ड में, ठीक है। बाद में कभी कभी क्या होता है, कोई कोई अपना मोहर लगा के दे देता है सोने में, भाई ये 22 कैरेट है लेके जाओ, मेरे पास लेके आना तो ये भाव से लूँगा, वो भाव से, मतलब बहुत कटता है, ध्यान देना। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आपने 40,000 का गोल्ड खरीदा, सपोज, हाँ एग्जांपल से आप देख लो, आपको खुद पता रहेगा, मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, आपको खुद नॉलेज रहेगा। सपोज आपने 40,000 रुपये का सोना खरीदा है, अमाउंट पे बता रहा हूँ, ग्राम में नहीं बता रहा हूँ। 40,000 का आपने सोना खरीदा, तो एक्चुअल उसमें आपको कितने हज़ार का सोना मिला रहेगा आपको पता है? 36,000 का, 37,000 का। बाकी जो 3,000 रहेंगे वो मेकिंग चार्ज, GST, वेस्टेज चार्ज रहता है। वेस्टेज चार्ज मीन्स जब सोना बनता है तो वो सारे चार्जेस लेते। तो एक्चुअल वो जो सोना है ना, आपने 36-35 हज़ार रुपये के ही खरीदे, बाकी के जो 4,000 आपने अदर चार्जेस पे किए, इसमें आपको चार्जेस नहीं पे करने हैं, ठीक है। इसमें 1 रुपया भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, इस बात को बहुत ध्यान देना। तो ETF गोल्ड फिजिकल गोल्ड से बहुत अच्छा है। अगर आप सोना पहनने के लिए ले रहे हो तो आप लो फिजिकल गोल्ड, कोई इशू नहीं है। अगर आप सोने में इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, फिजिकल गोल्ड इसलिए ले रहे हो ताकि मेरा जो पैसा है वो सोने के मतलब सोना जैसा रिटर्न्स दे, मेरा पैसा भी उस तरह रिटर्न्स दे। तो इससे अच्छा फिर ETF गोल्ड बेस्ट है। ये देखो 65 रुपये का एक ETF है, ठीक है। अगर आपको कल के पास 500 रुपये आता तो ये 500 रुपये का भी ETF खरीद लो। 65 रुपये के हिसाब से 500 रुपये में कितनी क्वांटिटी बैठेगी? अराउंड 6-7 जो भी बैठेगी ले लो, 6-7 ऐड कर लो। 20 दिन के बाद आपके पास 1,000-1,200 आए, फिर ऐड कर लो 1,000-1,200 रुपये के। आपके पास 25 दिन के बाद छुट्टे पैसे आते हैं 600-700-800 रुपया, तो ये खरीदते जाओ, धीरे धीरे खरीदते जाओ, क्या इशू है? 1,000 रुपये आप सोनार के पास लेके जाओगे, सोना खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। 10,000 लेके जाओगे, खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। 20,000 लेके जाओगे, खरीद पाओगे सोना? नहीं खरीद पाओगे। कम से कम 30,000 लेके जाओगे और 3-4 ग्राम का कुछ सामान खरीदोगे, तब लगेगा कि हाँ कुछ सोना खरीदा है। समथिंग आप एक रिंग ही मिलेगा वो भी आपको, बाली, और ये बोलोगे कि बाली ले लूँ और ये ले लूँ या कुछ लेडीज़ आइटम ले लूँ ज्वेलरी में, तो 30,000 में वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है।
पर इसमें क्या है, मेरे पास आज 2000 है, मैं 2000 रुपये के इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास 1000 है, 1000 रुपये के मैंने ETF ले दिया, ठीक है। तो ETF गोल्ड सबसे बेस्ट है फिजिकल गोल्ड से, इस बात को ध्यान देना। अगर आपका नज़रिया ऐसा है कि मुझे सोना खरीदना है, फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूँ, मुझे फिजिकल गोल्ड खरीदना है ताकि मैं गोल्ड जितना रिटर्न्स दे मेरा पैसा भी उस हिसाब से बढ़े, इससे अच्छा ETF गोल्ड बेस्ट है, ठीक है। अगर आपका नज़रिया ऐसा है कि जो मेरा पैसा है वो गोल्ड के रिटर्न के हिसाब से बढ़े, ठीक है, अगर गोल्ड साल भर में डबल हो रहा है तो मेरा पैसा भी डबल हो, तो ETF गोल्ड बेस्ट है। ये भी तो डबल करके दे रहा है ना, पैसा डबल होने से मतलब है ना, हाथ में सोना होने से ज़रूरी थोड़ी ना। अगर आपको सोना पहनने के लिए लेना है, अपने शौक के लिए लेना है, तो वो एक अलग बात हो गई, तो आप फिजिकल खरीदो, कोई इशू नहीं, कुछ भी इशू नहीं है, ठीक है, वो अपना मर्जी हो गया। पर आप सोना इसके लिए खरीद रहे हो क्योंकि मुझे सोने के रिटर्न्स में इन्वॉल्व होना है, जो सोना रिटर्न्स दे रहा है मुझे उसमें जुड़ना है, मुझे उसमें इन्वॉल्व होना है, तो फिर ये ETF गोल्ड में आप इन्वॉल्व हो जाओ। अगर आप, क्योंकि ये सोने के रेट को फॉलो करता है, तो आपका पैसा भी सोने के रिटर्न्स के हिसाब से ग्रो करेगा, समझे। आप अगर 40,000 का, मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, आप हिसाब लगा लेना, मैं गलत निकलूंगा ही नहीं, मेरे को बहुत नॉलेज है सोने के बारे में, ठीक है। जैसे ये देखो 40,000 का आपने सोना खरीदा ना, तो अराउंड आपका अगर जो बिल बनता है 40,000 का, एग्जांपल से बता रहा हूँ, आपका अगर बिल बन रहा है 40,000 रुपये का सोने का, तो एक्चुअल सोना आपको 36,000 का मिला रहेगा, ठीक है। एक्चुअल सोना कितने का मिला आपको? 36,000 का। एक लमसम बताया, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, मैं एक लमसम पकड़ा, तो एक्चुअल सोना आपको मिला 36,000 का। 4,000 आपने किस में दिया? GST, टैक्स, बाद में दुनिया भर के वो वेस्टेज चार्जेस, इसमें दिया। ऊपर से आपको एक टेंशन क्या आया कि ये सारा प्रॉपर 22 कैरेट है कि नहीं, ये प्रॉपर 18 कैरेट है कि नहीं, ये प्रॉपर 24 कैरेट है कि नहीं, जो मैं बिस्किट खरीद रहा हूँ। तो ये एक टेंशन, रखने का बहुत टेंशन, अलमारी में कभी रखते हैं, कभी बच्चे अलमारी खोलते, कभी गिर गया, कभी हम अपनी रिंग निकालते, कभी कभी फंक्शन में पहनने के लिए, तो बहुत ध्यान से खोलते अलमारी कि भाई गिर नहीं जाए हमारा सामान, ठीक है, हमारा सामान गिर नहीं जाए, तो बहुत ध्यान देते। तो ये जो टेंशन रहते हैं ना, वो टेंशन आपका हट जाएगा ETF गोल्ड में, क्योंकि अपने को केवल इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है, बाय करके रखना है। बाकी जो भी सोना खरीदने का, प्योरिटी का, रिटर्न्स का टेंशन, वो ये निपॉन वाले समझे, हमको नहीं समझना, ठीक है। तो आपने 40,000 रुपये का सोना लिया, एक्चुअल सोना आपको मिला 36,000 का, 4,000 रुपये आपने ऑल मेकिंग चार्ज पे कर दिया। बाकी अगर मान लो कि यही आप ETF लेते और ये जो 4,000 आपका वेस्ट गया है, अगर मैं इसको 65 से कैलकुलेट करूँ तो आपको 312 क्वांटिटी ये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, समझ रहे हो। अगर एक्चुअल आप अगर मान लो ये 40,000 के, देखो 36,000 के अगर ये ETF लेते हो आप, तो आपको 553 मिलेंगे, ठीक है। ये बाजार भाव से एक बता रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके एक्स्ट्रा कौन से 3-4 हज़ार बच गए, ठीक है, तो वो 4,000 रुपये जो आपके बच गए, मैं 65 से डिवाइड करता हूँ, तो एक्स्ट्रा आपको और क्वांटिटी मिल गए 61, ठीक है, और वो भी मिल गए आपको 61 क्वांटिटी, ये 553, तो 61 क्वांटिटी तो आपको ये हो गया, बोनस हो गया एक। ये 61 क्वांटिटी आपके क्या हो गए? GST, टैक्स वगैरह, तो हमने पे ही नहीं किया कुछ, तो टेंशन क्या है भाई। तो देखो, अगर मैं बोलूँ तो गोल्ड ETF सबसे बेस्ट है फिजिकल गोल्ड से। अगर आपको सोना बस रखना है अपने तिजोरी में सोने पे रिटर्न्स कमाने के लिए, तो इससे अच्छा आप ETF को रखो, सबसे बेस्ट है। इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, इसको आज खरीदो कल बेचो, आज खरीदो 10 दिन बाद बेचो, आज खरीदो 1 साल बाद बेचो, आज खरीदो 6 महीने बाद बेचो, कभी भी बेचो, सुबह बेचो, शाम बेचो, दोपहर बेचो। शाम मतलब 3, 3:30 के पहले, तो 2 बजे बेचो, 1 बजे बेचो, 4, 3:30 के पहले बेचो, कभी भी बेचो, कुछ टेंशन नहीं। ये टेंशन नहीं रहेगा सर पे कि यार ये सोना खरीदा था हमने 40,000 का, बेचने जाएंगे तो देगा फिर ये 38,000 ही देगा हमको, दुनिया भर के चार्जेस काट लेगा, ठीक है। उनकी भी एक बात ठीक रहती है, देखो जो चार्जेस काटते हैं ना, बाद में मेकिंग चार्जेस लगाते हैं, वेस्टेज चार्ज, उनकी भी एक बात सही रहती है, क्योंकि भाई इतना शोरूम खोल के रखा है, इतने लोग काम करते हैं, उसके हाथ के नीचे 3, 4, 5 कारीगर काम करते हैं, तो ऑफकोर्स है वो उतना चार्जेस लेंगे, वो उनकी गलती नहीं, उनका एक बिजनेस है, उसको छोड़ दो, ठीक है। पर मैं आपको वही बताऊंगा कि ये ETF गोल्ड सबसे बेस्ट है फिजिकल से, आपको GST नहीं, टेंशन नहीं, गोल्ड रखने का टेंशन नहीं। बाकी इस पर एक और चार्जेस रहते हैं, आपको बता देता हूँ। सपोज़ आपने वो चार्जेस भी ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ठीक है, ठीक है।
यहाँ पे सपोज मान लो कि आपने 40,000 रुपये का सोना लिया, ठीक है। आपका पैसा सपोज 40,000 पे आपने 20,000 अर्निंग किया, मतलब 20,000 आपको रिटर्न मिल गया, ठीक है। मतलब आपका जो 40,000 का जो ETF था उसकी वैल्यू हो गई अब 60,000, ठीक है। उसकी वैल्यू है 60,000, 20,000 आपने रिटर्न्स कमाए, ये गेन है आपका, ठीक है। तो ये 20,000 पे आपको 12% पे करना है अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो। तो आपको 20,000 पे कितना देना है? 12%, 20,000 पे यानी कि 2,240 सॉरी 2,400 रुपये यानी कि 2,400 रुपये। ये कब देना है? अगर आप सोने को 1 साल के बाद सॉरी गोल्ड ETF को 1 साल के बाद बेचते हो तब, ठीक है। जो भी आपका गेन अमाउंट रहेगा, सपोज आपने 1 लाख रुपए के ETF लिए, उसकी वैल्यू हो गई 1,20,000, तो आपको 20,000 पे 12% देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। और अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो तो जो भी आप टैक्स स्लैब में आते हो, जब आप RTR जो फाइल करते हो उस हिसाब से आपको टैक्स देना है। बाकी आप 1 साल के बाद बेचते हो तो आपका जो भी गेन अमाउंट रहेगा, जो रिटर्न्स अमाउंट रहेगा, उसके ऊपर 12% देना है। अगर आपने 1 लाख रुपए का ETF खरीदा है और आपका वो 1 लाख का ETF 1.5 लाख का हो गया है, तो 50,000 पे आपको 12% देना है, जो कि काफ़ी कम है। आप इस बात को समझो। हम ये बात तो बोल देते कि फिजिकल गोल्ड कोई कोई बोलेगा ना अच्छा है, पर जब वो खरीदने जाएगा ना, जब उसका बिल बनता है, ठीक है, जब उसका बिल बनता है ना, जब उसका वो सोनार बिल बनाता है, एक्चुअल अमाउंट का खरीदा तुमने 36,000 का सोना, और जब 40,000 का बिल बनता है ना, तब टेंशन आता है उसको, आदमी को, ठीक है। उसके बाद फिर रखने का टेंशन, फिर कभी फंक्शन में पहनो तो उसका टेंशन, गिर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है। खरीदे तो पहनेंगे ही वो दिखाने के लिए, तो गिर जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये सारे टेंशन रहते हैं, आप समझो बात को। बाकी निप्पॉन इंडिया गोल्ड 20 जो है ये ETF, इसमें क्या ही टेंशन है। मैं यहाँ गया, क्वांटिटी अपनी डाली, अब बाय कर, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डाली, बाय करके छोड़ दिया, डीमेट अकाउंट में पड़े हैं। हमारे लड़के होंगे उनको भी सिखाएंगे डीमेट अकाउंट चलाना। उसके बाद नहीं हो सके तो बीवी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, दादा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ये ETF कर सकते हो ट्रांसफ़र, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये ETF ट्रांसफ़र भी होते हैं, तो ETF आप नॉर्मली ट्रांसफ़र कर दो, क्या ही दिक्कत है। तो सबसे अच्छा ETF है। ओवरऑल मैं बोलूँ ETF किसके लिए बेस्ट है? जो फिज़िकल गोल्ड को रखते हैं, उस पर रिटर्न्स कमाने के लिए वो सोचते हैं कि मेरा पैसा गोल्ड के रिटर्न्स के हिसाब से चले, मतलब उस हिसाब से बढ़े, तो उनके लिए ये गोल्ड ETF चाहिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड ETF फिज़िकल गोल्ड को फॉलो करता है, और अगर फिज़िकल गोल्ड आपका 12% भागता है साल में, तो गोल्ड ETF भी 12% भागेगा, ठीक है। सेम होएगा ऐसा, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, गोल्ड ETF में आपको झंझट नहीं, GST, मेकिंग चार्जेस, बाद में सोना रखने का टेंशन, जो सोना हमको दे रहा है वो प्योरिटी है कि नहीं, ये सारे कुछ भी नहीं टेंशन है। बाकी आप पहनने के लिए लेना चाहते हो एक अलग बात है, वो आप ज़रूर खरीदो, ठीक है। जो शौक के लिए ले रहे हो तो ज़रूर खरीदो। बाकी अब सोना बस इसके लिए ले रहे हो कि भाई मुझे सोने पे अच्छे रिटर्न्स कमाने हैं, सोने की तरह रिटर्न्स कमाना है, तो फिर गोल्ड ETF सबसे बेस्ट है। ज़ीरो टेंशन है। छुट्टे बाय करते रहो, कभी 500 का ले लिया, कभी 700 का ले लिया, कभी 100 रुपये का खरीद लिया, कभी 200 का खरीद लिया। ऐसा धीरे 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 ना पता ही नहीं चलेगा कि आपने कब 30-40 हज़ार रुपये के खरीद लिए। और नॉर्मली आप दुकान में जाओगे फिजिकल गोल्ड लेने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो भाई आप कभी नहीं जा पाओगे। कभी आपके पास 5,000 रहेंगे, खर्चा हो जाएंगे। कभी आपके पास सोचोगे 5,000 आज बचाओ, 10-15 हज़ार अगले महीने बचाओ, 20-30 हज़ार के थोड़े खरीद लूँ 3-4 ग्राम, तो कभी नहीं खरीद पाओगे। आपसे बचेगा ही नहीं पैसा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। तो ये था एक फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ETF के ऊपर वीडियो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा सबसे बेस्ट कौन है। आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो, आप जाके इंटरनेट पे बहुत रिसर्च भी कर सकते हो, लोगों से पूछ भी सकते हो, और जो मैंने बातें की आप डबल क्रॉस चेक भी कर सकते हो। आप किसी और से वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, ठीक है। इसमें वैसे भी मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, जो निप्पॉन इंडिया वाला ETF है मेरे घर का तो है नहीं, ठीक है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन बताया एकदम सही बताया, और एकदम अच्छी तरीके से भी बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।